इज अंकित तिवारी वंस अगेन फ्रॉम राइज एकेडमी। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था, आज हम उसके आगे थोड़ा और बहुत कुछ बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ टॉपिक्स किए थे, हमने कहीं तक तो हम पहुंचे थे, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले कि हम कहाँ तक पहुंचे थे और कहाँ से कहाँ तक हमें आज जाना है। तो कुछ ज़्यादा है नहीं टॉपिक में, आज हम थोड़ा कुछ नया टॉपिक सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा चीज़ें हैं जिनको आप धीरे धीरे समझते रहो, हर एक वीडियो देखते रहो। वीडियो को बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पिन करना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स और न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। चलो, हमारा टॉपिक था लास्ट जो हमने किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? तो इसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चीजें पढ़ा था, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा था कि चार्जेस एट रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्ज जो है वो रेस्ट पे है तो कैसा बिहेव करेंगे? रेस्ट पे होने चाहिए। चार्जेस कहां पे होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए। कहां पे होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए। हाँ, बट हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है पहले। रेस्ट चार्जेस हैं, चार्जेस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर उसके बाद उसके अंदर पढ़ा था हमने कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। फिर कूलम्स लॉ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट फॉर्मूला वाज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा था जो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि इसी को हमने थोड़ा और एक्सपांड किया था और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई थी, याद रहना चाहिए आपको। देखो, हर एक चीज आप याद रखोगे तो ही आपको लेक्चर कनेक्ट होगा। तो आप याद रखो, हर एक लेक्चर को पूरा पूरा देखो, अच्छे से देखो। नाउ अगर हम ई एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन अगर हम लिखे तो अच्छा रहेगा। एप्सिलॉन क्या बताया था हमने कि ये परमिटिविटी है। क्या है? क्या ये परमिटिविटी? व्हाट इज मीन बाय परमिटिविटी? परमिशन ऑफ एक्टिविटी। ये हमें क्या देता है? परमिशन देता है एक्टिविटी की। कौन सी एक्टिविटी की? कि ये जो हमारा एप्सिलॉन है ये डिपेंड करता है हमारा मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट हम आज थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और इसका k की वैल्यू क्या है हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो k की वैल्यू हमारी क्या होगी? कम होगी। k की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? हमारा फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स आपका कम होगा, अगर परमिटिविटी बढ़ेगा तो फोर्स आपका कम होगा। अगर परमिटिविटी सपोज करो कम हो रही है तो फोर्स आपका इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कैसे इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, ये इनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, बहुत सारी चीजें की थी। तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको डिटेल में वो सारी चीजें आती होंगी। हमने और तो कुछ इसमें से हमने, हाँ, मैंने ये भी बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने क्या बताया था कि ये फ्री स्पेस का होता है, जिसकी वैल्यू भी हमने बताई, डिस्कस की थी। और पूरे k की वैल्यू हमने डिस्कस की थी। k की वैल्यू हमारी क्या थी? 9 × 10⁹। बोलो जल्दी। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा था, या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा नहीं था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने इन द लास्ट लेक्चर डिस्कस की थी। अब एक नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, हमने याद होगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स इस टाइप के किए थे कि जब चार्ज इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में। फिर हमने किया था पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स, पॉलीगॉन। तो लगभग सारी चीजें हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो हम फील्ड के बारे में जाएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मतलब क्या होती है इंटेंसिटी, पावर क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना क्योंकि आपको इसका यूज है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई बार से। ई बार से इसलिए बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, जरा ध्यान दो कि कूलम्ब्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक सपोज करो Q1 है और एक सपोज करो हमारे पास एक Q2 चार्ज है। तो हमने क्या देखा था, सपोज ये दोनों प्लस है, दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव नेचर है, हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस सपोज हमारा r है, तो दिस चार्ज विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस चार्ज। ये इस तरफ फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव नेचर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल एच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसी के बेस पे तो हमने कूलम्ब्स लॉ डिफाइन किया था कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। यही तो हमारा फॉर्मूला था, यही तो हमारा कूलम्ब्स लॉ था। तो हम अलग क्या पढ़ रहे हैं? हम अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें से कुछ चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें से कुछ और चीजें हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है। और तो देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये चार्ज जिसके ऊपर जब फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के लिए ये यहां तक गया तो है नहीं, यहां तक गया हो, यहां से यहां गया क्या चार्ज लगाने, फोर्स लगाने के लिए? नहीं, वो मूव नहीं हुआ, वो अपनी पोजीशन पे था, ये अपनी पोजीशन पे था। अच्छा नाउ जब ये यहां से यहां मूव नहीं हुआ, तो इसका फोर्स यहां से यहां पहुंचा कैसे? जैसे आपने मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या पढ़ा था आपने? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो थोड़ा समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा था कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, सपोज करो मैग्नेट का, या नॉर्थ नॉर्थ ले लो या साउथ साउथ ले लो, कैसे भी पोल्स ले लो। अगर लाइक पोल्स हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, इफ अनलाइक पोल्स आर देयर देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हम लाइक पोल्स लिए, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये इसे अट्रैक्ट करने के लिए यहां जाता है, ये इसे अट्रैक्ट करने के लिए यहां जाता है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इनके बीच में कुछ फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो वो फोर्सेस कहां डेवलप होंगे? सपोज देखो हमारा जैसे ये एक नॉर्थ पोल है, तो इसके अराउंड कुछ दूर तक वो फोर्स डेवलप होगा। और जहां तक वो फोर्स रहता है, जहां तक वो फोर्स रहेगा, ध्यान से सुनो मेरे, जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव रहेगा, वो एक फील्ड क्रिएट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ पोल, देखो ध्यान से, ऐसा तो है नहीं कि ये नॉर्थ पोल सिर्फ यहां पे रखी हुई चीजों को अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेट, सपोज करो ये नॉर्थ पोल नहीं मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रखी हुई चीजों को सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, या इसी डायरेक्शन में रखी हुई चीजों को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं। वो इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करेगा। हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसने एक फील्ड बना लिया है अपनी खुद की, उसने अपनी क्या बना लिया है? खुद की फील्ड बनाया, और उसे हमने क्या नाम दिया था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या नाम दिया था हमने? मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही यहां अगर हम चार्जेस की बात करें, यहां पे हम बात मैग्नेट की नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो चार्जेस आर आल्सो अप्लाइंग सम फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब अगर चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर कुछ क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम उन फोर्सेस की बात करें जो चार्जेस की वजह से लग रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, सपोज करो कि हमारे पास ये, इसको मैं थोड़ी देर क्लियर अप करता हूं और अच्छे समझते हैं हम इसको और डिटेल में कि कैसे हमें मिलेगा। तो सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज है Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये पॉजिटिव नेचर रखे या नेगेटिव नेचर रखे, डजंट मैटर, कुछ भी मतलब नहीं बनता। सपोज करो ये पॉजिटिव नेचर रखता है, तो अगर ये पॉजिटिव नेचर रहेगा, तो सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी एक चार्ज रखा, वो चार्ज इसको, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यों है मान लो वैसे अभी के लिए जो अब तक हमने पढ़ा है अभी, लेकिन अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ेंगे तब वो चार्जेस को मैं थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करूंगा, तो आप समझना उस बात को। बट मान लो, चलो ठीक है, हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, तो आपका डाउट ही नहीं होगा वो। सो पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये चार्ज अगर यहाँ पे होता तो इसको ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज यहाँ होता तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज यहाँ होगा तो मतलब कहीं पे भी वो चार्ज मैं रख दूं, उसके रेंज में जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है वहां तक वो उसको रिपेल करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसने भी अपनी एक फील्ड क्रिएट कर ली है। क्या क्रिएट कर ली है? फील्ड क्रिएट कर ली है। और जो फील्ड इसने क्रिएट किया है दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड।
अच्छा, क्यों हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं? बिकॉज ये किससे डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस से डेवलप हो रहे हैं। किससे डेवलप हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस से डेवलप हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस से अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनसे जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उस फील्ड को हमने क्या बोल दिया कि वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कोई भी चार्ज हो वो अपनी एक खुद की फील्ड क्रिएट करता है कि नहीं करता है? करता है। फिक्स, समझ में आया? तो मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ लिखना चाहूं, बहुत अच्छा सा एक स्टेटमेंट, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एवरी चार्ज creates its own field। चाहो तो आप उसका साइन भी ले दो, कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ रही है मेरे को? कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये चार्जेस क्या, हमने पहले सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ा कि हाँ ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन डजंट मैटर, क्योंकि वो किस पे मैटर करता है कि वो पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर। यहाँ हम पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम चार्जेस की बात कर रहे हैं कि चार्जेस का नेचर कैसा है। तो या तो ये रिपेल करेगा या तो ये अटैक करेगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस चार्ज। तो अब तक हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन फील्ड क्या है कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैं चार्ज रख दूं तो क्या इसके ऊपर ये फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा। यहां पे रख दूं तो क्या नहीं लगाएगा? लगाएगा। हर जगह लगाएगा। कब, कहां तक लगाएगा? जहां तक उसका रेंज होगा। अब अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पे चार्ज रखा हूं, एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हूं, ध्यान से समझिएगा, और मैंने बोला इसका रेंज यहाँ है, मतलब ये इफेक्टिव इतने अंदर में है, यहाँ तक इफेक्टिव है, तो मैं अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो क्या इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी फील्ड यहाँ पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसकी फील्ड बहुत धीरे धीरे कम होती जाती है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस की कितने ज्यादा डिस्टेंस पे हमने सेकेंड चार्ज को रखा है। क्लियर हुआ आपने? एकदम इजी सा था, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में एकदम डिटेल में इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूँ। बट समझो पहले मेरी बात को कि एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, वो अपनी खुद की फील्ड क्रिएट करता है। और ये रहा हमारा चार्ज जिसके बारे में हमने समझ लिया कि वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसकी फील्ड जाएगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी। इफेक्टिव है या नहीं है डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, चार्ज कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। So every charge creates its own field। अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, देखो समझो। और लिख देता हूं अराउंड इटसेल्फ। अराउंड इटसेल्फ, वो अपने खुद के अराउंड में क्या डेवलप करता है? एक फील्ड डेवलप करता है। कौन? चार्ज, हर एक टाइप का चार्ज। अच्छा, कुछ और चीजें मैं समझा दूं आपको जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस टॉपिक में हम कुछ चीजें लेंगे टेस्ट चार्ज के बारे में समझेंगे हम। क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं मैं अभी उसको। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? क्यू नॉट से। इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप का चार्ज है, टाइप ऑफ चार्ज which don't create its own field। मतलब ये एक समझने वाली बात है कि मैंने अभी, आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला कि हर एक चार्ज, ऊपर ही आपने लिखा है कि एवरी चार्ज विल क्रिएट इट्स ओन फील्ड, वो अपना खुद का चार्ज, वो अपनी खुद की फील्ड तो क्रिएट करेगा। बट आप अभी बोल रहे हो कि एक हमारे पास ऐसा भी चार्ज है जो जिसका हम कोई भी जो अपना खुद का फील्ड क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब क्या है वो समझो कि एक्चुअली में ये चार्ज बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत बहुत, मतलब दिस क्यू नॉट इज वेरी 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 लेस, बहुत छोटा, वेरी 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 स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। तो इतना छोटा होता है कि उसके सामने जो चार्ज रखा रहता है उसके कंपेयर में इसकी कोई फील्ड होती ही नहीं। तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो चार्ज है इसकी कोई भी फील्ड नहीं है, ये इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आई मेरी बात एकदम अच्छे से?
तो चलो हम इसको बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि क्या होते हैं हमारे चार्जेस और कैसे। सपोज करो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। देखो एकदम देखते जाओ, समझ में आते चले जाएगा। अच्छा, दिस टेस्ट चार्ज के बारे में बता दूं कि ये हमेशा पॉजिटिव नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? पॉजिटिव नेचर। हमेशा जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसे हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब सपोज करो कि मैंने बोला कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज, क्योंकि ये क्यू नॉट से लिखता हूं, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दिस क्यू विल व्हाट? रिपेल। इसको ये रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, देखो जरा। हाँ, क्योंकि इसकी तो खुद की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट इसकी तो है। ये इसको इधर से फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे रख दूं वही क्यू नॉट, तो वो इधर इसको रिपेल करेगा। काफी टुकड़ों में बदल गया है। अगर मैं इसको बोलूं कि यहां पे मैंने रख दिया क्यू नॉट, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब मैं जहां जहां रखते जाऊं, अगर मैं इसको क्यू नॉट को यहां रखता हूं, यहां पे क्यू नॉट को रखता हूं, क्यू नॉट, अभी देखो आप बोलोगे सर वही चीजें क्यों बता रहे हो, तो वही चीजें नहीं बता रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे बस। ये इसको अगेन इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, है ना? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तब तक वो अपनी फील्ड क्यों? क्योंकि ये उसकी फील्ड में है। ये जो चार्ज है ये इसकी फील्ड में, किसकी फील्ड में है? इस चार्ज की फील्ड में। कौन सी चार्ज? प्लस क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है कि उसकी फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं। बट दिस क्यू नॉट, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चलो थोड़ा और हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, कैसा चार्ज ले रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो जरा देखो क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमें? फॉर पॉजिटिव चार्ज, समझो, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा क्यू नॉट हमेशा रिपेल हो रहा है। कहाँ क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। हमेशा क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है क्यू नॉट हर जगह। अगर हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव किसको लिया गया है? इसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ये मत सोचना कि इसके बारे में, मैंने पहले बताया ये तो जो चार्ज है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, हमेशा पॉजिटिव नेचर रखिएगा। जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज क्यों? हम टेस्ट कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। उसको एक चार्ज को रखते कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो अभी मेरी बात आगे और बढ़ते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हमारा ये हमेशा क्या रहेगा? रिपेल करेगा हमेशा। अगर यहाँ पॉजिटिव रखा तो टेस्ट चार्ज हमेशा रिपेल होगा। रिपेल होगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान से सुनो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सोचो, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एकदम समझ में आएगा। अगर मैं इसको सर्कल बना दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक सर्कल जैसा कंसीडर करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जब जब मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली मतलब रेडियस के थ्रू। आप देखो हर जगह तो रेडियस है, हमने सर्कुलर मोशन में भी ये चीजें पढ़ी थी। तो रेडियली कहां होगा? आउटवर्ड। कहां होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। समझ में आ रही बात? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगर सपोज करो यही जो चार्ज है ये हमने नेगेटिव ले लिया, तो ध्यान से देखो, अगर हमने चार्ज को क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया, तो अगर मैं अब यहाँ पे कहीं पे भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखता हूँ, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखता हूँ, क्यू नॉट यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया मैंने, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए बहुत सारा बना दे रहा हूँ मैं, और बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। कहीं पे भी रखूं तो मैं ये चीजें एकदम डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये नेगेटिव नेचर रखता है ना, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। क्या होगा?
अट्रैक्ट होगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी कि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ मैं एक छोटा सा और एक लाइन लिख देता हूँ, इसमें आपको क्लियर होगा। फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं कि ये कौन से चार्ज की बात हो रही है, जो सेंटर में रखा है, जो इफेक्ट कर रहा है, जो बता रहा है कि क्या हो रहा है, वो चार्ज है। ये इन चार्जेस की बात नहीं हो रही है, बिकॉज ये इनका नेचर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये आप अपने दिमाग में रख लो। तो फॉर नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार विल बी व्हाट, किधर होगा, रेडियली अगेन बट इनवर्ड, किधर, सेंटर की तरफ, किधर रहेगा, रेडियली इनवर्ड। तो मैं लिख देता हूं, रेडियली इनवर्ड। समझ में आई बात, समझो इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को एकदम अंदर बसा लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये आपको हर जगह का, अधिक से जो आपके चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है, वहां हर जगह इनका काम आएगा। और अभी मैं इंटेंसिटी पढ़ाने जाऊंगा, तो उसमें भी तो आपको इसका यूज है ही, तो उतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बट मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो और एकदम समझो कि क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, उनको ध्यान में रखो। जैसे मैंने बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी चार्ज क्रिएट इट्स ओन फील्ड अराउंड इटसेल्फ। हर एक चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, और वही फील्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मैंने ये भी बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज मतलब वो चार्ज होता है जिसको रख के हम टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और वो चार्ज हमेशा कैसा नेचर रखता है, वो चार्ज हमेशा एंड हमेशा पॉजिटिव नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है, पॉजिटिव नेचर रखता है। और टाइप ऑफ चार्ज विच डोंट क्रिएट इट्स ओन फील्ड। याद रखना ये चीज, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसका चार्ज फील्ड क्या है, तो आपका आंसर होगा जीरो है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि ये अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। ये जो चार्ज है बहुत 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 छोटा होता है। क्लियर हुई बात। अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो मैंने बताया कि अगर सब कुछ वैसे भी हमने पढ़ा है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। तो अगर हम प्लस क्यू लेके हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, रिपेल होगा। तो हमने क्या कंसीडर किया कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखो जरा कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। कब, जब हम चार्ज को क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर वहीं पे हमने चार्ज को अगर नेगेटिव ले लिया, तो वही डायरेक्शन हमारा रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है। अच्छा, आप किसी के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो बताया था चार्जेस एट रेस्ट, तो ये सारे रेस्ट पे ही हैं। और वैसे भी अगर नहीं रेस्ट पे होते, तो मैंने ये भी बताया था आपको कि कूलम्स लॉ कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा। अच्छा याद रखना, ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर आपको नहीं पता, तो बाकी के लेक्चर्स को आप देखो अच्छे से, फिर समझ में आएगा। व्हाट इज पॉइंट चार्ज, जो बहुत छोटा सा चार्ज होता है। उसका मैंने डेफिनेशन भी बताया था कि जरूरी नहीं है पॉइंट चार्ज छोटा हो। पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि अगर सपोज करो बड़ा चार्ज है लेकिन वो बहुत डिस्टेंस पे है, तो उन्हें भी हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें भी पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। क्लियर हुई मेरी बात, सब कुछ अभी तक क्लियर है। रेडियली इनवर्ड, आउटवर्ड, ये सारी चीजें आप एकदम समझ लो क्या होते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है, जो इफेक्टिव है, जो इफेक्ट कर रहा है दूसरे चार्जेस के ऊपर, या दूसरी चीजें जो भी उसके अराउंड आ रही हैं, जिनके ऊपर वो इफेक्ट करता है, उनके ऊपर अगर वो इफेक्ट कर रहा है, जहां तक वही उसकी फील्ड होगी। लेकिन अब वो फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, वो फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे क्यू। तो आपको लग रहा है क्या इस पे डिपेंड करेगा, नहीं। तो अभी हम फॉर्मूले में देखेंगे। यहाँ पे समझो, अगर मैं अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। टेस्ट चार्ज पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर ही नहीं रहा है। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज कितना है, इस चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। और ये
जो चार्ज टेस्ट चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये कुछ फोर्स लगा रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, कितना भी लगा रहा होगा, सपोज 2 न्यूटन का फोर्स है तो कुछ भी लगा रहा होगा, हाँ एक फोर्स सपोज F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर इसी Q को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो आपको नहीं लगता कि फोर्स ज्यादा लगाएगा? यस, डिस्टेंस का कूलम्स लॉ देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्जेस क्या होंगे, फोर्सेस क्या होंगे, कम होते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। तो फोर्स बढ़ते मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, बट इस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था कि हमारा जो फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, वहां पे हमारे पास Q1 Q2 दोनों चार्जेस का यूज था, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ कौन मैटर करता है? सिर्फ दिस चार्ज, ओनली दिस चार्ज। ये जो हमारा चार्ज है वो मैटर करता है, जो मेरी टेस्ट चार्ज का कोई भी यूज नहीं है। टेस्ट चार्ज से यूज करने का काम आता है और डिस्टेंस हमें बताता है कि कितने डिस्टेंस पे वो रखा गया है। ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ ये भी बहुत छोटा चार्ज है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे कि इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी पावरफुल है वो, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, अगर वो हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, उसका वेक्टर फॉर्म भी हम देख लेंगे, ये सारी चीजें हम देख लेंगे, इजी है। बट अगर अभी तक सारी चीजें क्लियर है तो लेक्चर्स को पूरा, वीडियोस को पूरा देखो, सब्सक्राइब करो, सारी चीजें करो आप, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और सारे वीडियोस आप देखो ताकि आपका लिंक बना रहे। देखो, सबसे पहली बात आप ध्यान में रखो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका स्मूथली सिलेबस कंप्लीट हो और आपको समझ में भी आए, तो आप लेक्चर्स दे मतलब बंद मत करो। कहने का मतलब आप ऐसा बिल्कुल मत करो कि एक दिन लेक्चर अटेंड करो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप काफी टाइम बाद करोगे, तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपका लिंक ब्रेक हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप डेली डेली लेक्चर्स देखते रहो, एक दो ज़्यादा, अगर आप अच्छे से लेक्चर्स देखते हो तो उसको रिवाइज करने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, 15 to 20 मिनट्स। आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, दैट्स इट, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो डेली बेसिस पे वर्क करो, ऐसा बिल्कुल मत करो कि आप ये सोचो कि लास्ट में मैं पढ़ लूंगा, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगी वो भी मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। कहां तक वो एक्सटेंड हो सकता है? इंफिनिटी। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो मैंने एक चार्ज क्यू रखा था पॉजिटिव, तो मैंने टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा, देखो जरा, मैंने टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा क्यू नॉट को। अगर यहां पे रखा तो इसने इसको रिपेल किया, मैं यहां पे रखूंगा तो भी रिपेल करेगा, मैं यहां पे रखूंगा तो भी रिपेल करेगा, मैं यहां पे रखूंगा तो भी रिपेल करेगा। मतलब नेचर वो हमेशा अपने रिपेल का ही दिखाएगा, उसकी फील्ड वीक होती जाएगी, बट ऐसा नहीं है कम होगी, बट जीरो नहीं होगी। तो कहां तक उसका रेंज क्या है? एक्सटेंड अप टू कहां तक होगा? इंफिनिटी तक, बहुत बहुत दूर। हाँ मैं मानता हूं, जैसे मैंने बताया कि वो इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि फील्ड वीक हो जाएगी शायद। बट उसका अगर मैं बोलूं कि वो एक्सटेंड कहां तक हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। कहां तक जाता है वो? इंफिनिटी तक जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझेंगे हम इसको बहुत अच्छे से। इंटेंसिटी ऑफ, देखो पहले हम लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field due to point charge। ये हमारा टॉपिक है।
कि अगर एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो मतलब हम मेन अब डिराइव करने जा रहे हैं फॉर्मूला हमारा, कि हमारा फॉर्मूला क्या है। एक सेकंड में चार्ज को रख देता हूँ यहाँ पे, कब से बिजी हो गया है मेरा हाथ। देखो एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और मैंने इससे किसी डिस्टेंस पे, मतलब सपोज करो आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज? टेस्ट चार्ज विच इज क्यू नॉट। अच्छा, क्या ये चार्ज अपनी खुद की फील्ड जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा? नहीं। इतना तो क्लियर है ना? क्या ये क्रिएट करेगा? यस। ये पॉजिटिव है तो हमें पता है कि ये इस चार्ज को क्या करेगा, ये एक फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की वजह से ये इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कितनी होती है इस चार्ज के ऊपर, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं चार्ज रखता हूँ तो ये कितना इंटेंसिटी इसको प्रोवाइड करेगा अपने फील्ड का, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलो देखते हैं। या फिर आप एग्जांपल को ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने एक चार्ज लिया है, उसकी इंटेंसिटी हमने पता करना है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा, हमने देखा कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वही हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? सो ई बार इज इक्वल टू, समझो सबसे पहले फोर्स ऑन क्यू नॉट, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। मतलब मुझे सिर्फ इसकी फील्ड पता करनी है, इसकी नहीं, इसका तो कोई फील्ड नहीं, तो ये होना, ये फॉर्मूले में होना नीचे। अभी तो मैंने डिस्कस किया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, नहीं। तो अगर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये फॉर्मूले से हमारे कैसे जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई बार इज इक्वल टू, वो हमारा क्या होता है, फोर्स ऑन, देखो तुम लोग अच्छे से देखो जरा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू प्लस, मैं यहां पे लिख देता हूं क्यू प्लस, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या फिर टेस्ट चार्ज लिख देता हूं मैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये भी लिख सकते थे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू क्यू नॉट, क्यू पॉजिटिव। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये हमारा फॉर्मूला, ई बार इज व्हाट, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू प्लस अपॉन टेस्ट चार्ज। चलो हम एक काम करते हैं, फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहाँ पे समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और वो हमें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, वो तो आपको काफी कुछ उसमें पता है, हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। देखते हैं उसमें कितना चार्ज डेवलप करता है। सो ई बार इज व्हाट, ई बार इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। कौन लगा है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कि Q1 मतलब Q पॉजिटिव इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय, देखो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, फोर्स लग रहा है किस पे, क्यू नॉट के ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, क्यू नॉट। क्लियर हुई मेरी बात? अब अगर मैं यहां से बोलूं कि हमारा क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ई बार इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा वो फॉर्मूला जिसके बारे में हमें जानना था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखो कि ये कौन सा चार्ज है हमारा, दिस जो चार्ज हमारा यूनिट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया है वो है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक को लेके।
अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ लूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे कि यहाँ पे ई बार का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ ई बार क्या होगा, जरा देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकली, क्यू नॉट को फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स था, इस फोर्स से ये आगे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन यही है। जब फोर्स का डायरेक्शन जो है वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अच्छा, यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप देखो, बहुत अलग अलग जगह से हमें जाने की जरूरत है नहीं। देखो यहां से बताओ, क्यू का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है हमारा, बोल रहे। अच्छा, ऐसे में नहीं समझ में आ रहा तो यहां से निकाल लो, यहां से भी आपको अपना यूनिट निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यूनिट के बारे में करें, अब जैसे यहां से यूनिट निकालना होगा तो के की यूनिट आपको पुट करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आपको अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट ऊपर क्या है हमारा, फोर्स होता है हमारा न्यूटन पर टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। सो न्यूटन पर कूलम हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप यहां से यूनिट निकालो या यहां से यूनिट निकालो, जैसे मैटर दोनों सेम आएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैंने वहां से निकाल दिया, बट आपको याद निकालना नहीं, आपको याद रखना है कि न्यूटन पर कूलम हमारा होता है यूनिट। किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो दिस इज कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने इसका वेक्टर फॉर्म अभी तक नहीं किया है, तो वेक्टर फॉर्म में थोड़ी देर में करता हूं, बट आप पहले इसको एकदम अच्छे से समझ लो। क्या हमने समझा कि हमारे पास एक चार्ज है Q, अगर उससे थोड़ी दूर पे हम, अगर हमें उसकी इंटेंसिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा, बहुत ज्यादा छोटा सा Q नॉट अमाउंट का एक चार्ज हम रखेंगे थोड़े डिस्टेंस पे, हम देखेंगे कि वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, तो हमें उसकी फील्ड पता चलेगी। कैसे पता चलेगी कि फोर्स इसके ऊपर वो कितना अप्लाई कर रहा है, दैट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। अगर हम उस Q को वहां से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है KQ/R²। याद रखो, इसमें हमारे सेकेंड चार्ज का कोई यूज नहीं होता। वैसे नाम से भी समझ में आ रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का हम फाइंड आउट करेंगे ना। ऐसा थोड़ी एक मैं बोलूंगा कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना। तो ऐसा नहीं हमें करना, हमें क्या करना है, कोई एक चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं और वेक्टर फॉर्म के बाद फिर हम एंड करते हैं हमारे लेक्चर को। चलो फिर वेक्टर फॉर्म हम कंप्लीट करते हैं। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। सेम वही चीज पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अलग पढ़ने वाले हो, सेम वही चीज है डिस्कस करना है, बस हम उसको डायरेक्शन देंगे। तो डायरेक्शन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कूलम्स लॉ जब पढ़ा था तो कूलम्स लॉ में मैंने डायरेक्शन दिखा, कूलम्स लॉ का डायरेक्शन इवन ज्यादा टफ था एज कंपेयर टू दिस, तो इसका तो डायरेक्शन देने में आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लेगा, हम उसको समझते हैं कि क्या होता है। पहले सपोज करो कि मैंने एक चार्ज रखा है यहाँ पे पॉजिटिव Q, सेम वैसा ही जैसा हमने समझा था अभी तक कि एक Q चार्ज रखा और इससे थोड़ी सी दूर पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट। तो मैं छोटा सा क्यों बना रहा हूं पता है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना के बराबर है, ये अपनी कोई भी फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां का डिस्टेंस हमारा कितना है, R, क्या है, R, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें वेक्टर फॉर्म दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R बार मतलब हमने इसको क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। अब डायरेक्शन दे दिया तो हम इसको चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। हमारा टेस्ट चार्ज जो होता था
टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये तो हमारा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हमने पहले ही डिस्कस किया ये चीजें, तो वही चीजें अब यहाँ पे लिखेंगे। सो व्हाट इज ई बार, जरा देखो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज हमने क्या फाइंड आउट किया कि क्या होगा हमारा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सेम क्यू नॉट विल गेट कैंसिल, क्यू नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई बार इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट ये था हमारा, ये अभी तक हमारा क्या था, स्केलर फॉर्म। इसे हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, मैं अलग कलर यूज करता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देने वाला है। मतलब कितना पावरफुल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बताने वाला है हमें। लेकिन अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म को कर रहे हैं तो हमें इसे डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डायरेक्शन देते हैं, चलो, तो मैंने क्या बताया था, जब भी किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन देना हो तो सबसे पहले चेक करो कि उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, मतलब आर आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो हम आर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, टू गिव द डायरेक्शन, टू गिव द डायरेक्शन। तो हमारा क्या होगा, ई बार इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। आर कैप मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। क्या, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में इतना याद है, अगर तो 11th में बहुत कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को अगर हम डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो आर कैप इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर बार मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर। हम सिर्फ अगर हम उसके वेक्टर फॉर्म को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसे ही छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। मैंने बोला कि मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर की स्केल है, जरा बताओ इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट सिर्फ वेक्टर छोड़ो, यूनिट क्या होगा, यूनिट मतलब सिंगल क्वांटिटी क्या होगी। तो मैंने क्या बोला, 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या बचा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपका यूनिट आया कि नहीं आया, 1 सेंटीमीटर इज व्हाट, यूनिट। तो वैसे ही अगर हमें यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है तो हम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ क्या मिलेगा, डायरेक्शन। ये हमारा देखो ध्यान से समझो, ये क्या है, ये हमारे यहां पे हमारा मैग्नीट्यूड है और प्लस यहां पे लिखा है प्लस डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और मैंने क्या बोला कि इसको डिवाइड करो किससे, मैग्नीट्यूड से। तो अगर आप इसको मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड विल गेट कैंसिल, आपके पास बचेगा क्या, डायरेक्शन। तो हमें क्या करना क्या था, हमें एक्चुअली में करना भी तो यही था ना कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, हमने सिर्फ डायरेक्शन पता करना था। तो मैंने इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। सो ई बार विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं आर बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर। ठीक है, मॉड ऑफ आर। और अच्छे से लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ई बार इज इक्वल टू के क्यू बाई, इस आर को भी हम मॉड ऑफ आर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। या फिर आर बार लिख देते हैं हम यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आर बार। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर मॉड ऑफ आर बार का एक स्क्वायर, एक ये क्यूब हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आर बार। अब आप बोलोगे सर, पिछली बार जैसे कूलम्स लॉ में आपने पूछा था वैसे यहाँ पे भी पूछोगे कि सर फॉर्मूले में तो हमारे एक्चुअल में फॉर्मूला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कि जो सर आपने फॉर्मूला बताया था वो ई बार का था के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन अब जब आपने वेक्टर फॉर्म बताया मुझे तब वहां नीचे आर क्यूब आ गया। अरे तो आर क्यूब आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी तो एक आर बार है, डायरेक्शन देने के लिए एक आर बार ऊपर भी आया ना। जब ये दोनों बेचारे बाहर निकलेंगे, जब हम इनको सिर्फ स्केलर फॉर्म में देखने जाएंगे तो एक एक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा फिर आपके पास आर स्क्वायर। तो कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसे। जैसे आपको पता होगा हर जगह चार्जेस, यहाँ आपका मोबाइल चल रहा है ना, मोबाइल चल रहा है तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए चल रहा है। लिफ्ट में जब जाते हो
तो आपका मोबाइल काम करता है क्या? नहीं। तो मतलब क्या है, वहां पे चार्जेस की फील्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं है जो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर सके। आप अपने घर में भी किसी कॉर्नर पे कभी किसी रूम में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, फील्ड कम होता है, इसलिए नेटवर्क कम पकड़ता है। अब कम पकड़ता है नेटवर्क, इससे आपको मैं बताता हूं, जब मैं आगे के लेक्चर समझाऊंगा, आगे के लेक्चर में वीडियोस बनाऊंगा, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए तो नेटवर्क फुल पकड़ेगा, और कैसा होना चाहिए, चार्जेस कैसे आने चाहिए कि नेटवर्क कम पकड़ेगा। कम पकड़ेगा मतलब लॉस ऑफ नेटवर्क हो रहा है, लॉस ऑफ नेटवर्क। एक छोटा सा, अगर मैं आपको सिर्फ इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे किसी ने बोला कि ये रहा डायरेक्शन ऑफ एयर, की हवा ऐसे आ रही है, और मैंने घर बनवाया, बहुत अच्छा सा एकदम सुंदर सा घर बनवाया, महल बनवा दिया मैंने। हाँ, इतने पैसे है मेरे पास। तो जब मैं बनवाया तो मैंने उस घर में, मुझे बोला गया कि एक खिड़की बनवाओ, तो मैंने क्या किया, मैंने खिड़की ऐसी बनवाई, ऐसी। समझ में आया ना, 3D में नहीं दिख रहा, देखो मैंने खिड़की ऐसी बनाई, हवा कैसी आ रही, इधर से आ रही, मैंने खिड़की को कैसी बनाई, ऐसी। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे हवा लगेगी? थोड़ी भी नहीं लगने वाली। मतलब क्या हो रहा है, हम फील्ड में नहीं है। लेकिन अगर मैंने सपोज करो इसी खिड़की को ऐसा बनवाया होता, तो ऐसा, ऐसा मतलब थोड़ा टेढ़ा, और अब ये जो होता तो सारे के सारे एयर इसके अंदर से पास होते, मतलब हमें फील्ड मिल जाती है अंदर। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है चार्जेस का भी, कि चार्जेस कहां तक पहुंच सकते हैं, कहां तक। ज्यादा चार्जेस आप तक पहुंचेंगे तो फील्ड स्ट्रांग होगी, फील्ड स्ट्रांग होगी तो मोबाइल में नेटवर्क अच्छा होगा, पबजी अच्छे से चलेगा। अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो समझो अच्छे से कंसेप्ट, और वहां बैठ के खेलो जहां पे ज्यादा नेटवर्क मिले। तो आज के लिए इतना ही। जब बाकी सारे कंसेप्ट तो हमने सब कुछ सीखे थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, डायरेक्शन हम कैसे देते हैं। ये चीजें मैंने आपको कूलम्स लॉ में भी बताई थी, बट फिर से मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि बहुत जगह काम आने वाला है ये। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फील्ड के बारे में कुछ भी मत भूलना, क्योंकि आने वाले हर एक लेक्चर में मैं इसका यूज करने वाला हूँ। सो वन लास्ट टाइम मैं आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियोस देखते रहो, सारी चीजें एकदम अच्छे से पढ़ते रहो, एकदम डेली वीडियोस देखो, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स बेल आइकन पे पिन भी करें, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।